नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है हरियाणा की राजनीति की गंगोत्री कहे जाने वाले जिले सिरसा के हल्के एलनाबाद में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला। सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में ईटीवी का कारवा है। एलनाबाद विधानसभा के बाबत आपको बता देते हैं, करीब 1.5 लाख मतदाता यहां हैं। जाट बहुल ये इलाका है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि प्रदेश के अंतिम छोर पर है। यहां से कुछ किलोमीटर बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। प्रवेश द्वार के तौर पर हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। चाहे बात शिक्षा की करें तो यहाँ टीचर नहीं है, स्वास्थ्य की करें तो डॉक्टर नहीं है, और बात करें रोजगार की तो रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। इसके अलावा पानी की बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, किसानों के लिए सिंचाई के पानी की समस्या है। ऐसे में बड़ी बात जो सरकार लगातार दावे कर रही कि सबका साथ सबका विकास, यहां लगातार अनदेखी देखी जा सकती है। टीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला के बाबत आपको बता देते हैं, देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली, लेकिन बावजूद इसके राजनीति की जो कक्षाएं होती हैं वो प्राथमिक यानी पहली से ही ली। पंच चुने गए, नगर परिषद के चेयरमैन चुने गए। 2000 में उन्होंने रोडी से विधानसभा का उपचुनाव जीता, रिकॉर्ड मतों से जीता। इसके बाद 2009 में एलनाबाद से भी चुनाव लड़ा, उपचुनाव था, यहां से भी उन्होंने जीत हासिल की, और 2014 में विधानसभा का चुनाव जीतकर नेता प्रतिपक्ष हैं आज। जी हां, सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि जो स्थिति प्रदेश में खट्टर सरकार की, 1 साल की सरकार हो गई है और सरकार ये नारे लगा रही है कि 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया नहीं, ये जो लोग आए बैठे हैं, आप प्रतिक्रिया तो इनसे लेना सबसे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस 1 वर्ष के अंदर, आज मुझे राजनीति में 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए और मैंने बहुत सी सरकारें देखी है। इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे। नई सरकारों से लोगों की क्या इच्छाएं होती है, इसके बारे में भी लोगों से मिलकर के सुना और देखा है। लेकिन ये पहली सरकार है जो 1 वर्ष के अंदर हर एक कम्युनिटी के अंदर अनपॉपुलर हो चुकी है। चाहे वो खेती करने वाला व्यक्ति है, चाहे मजदूरी करने वाला। मुआवजा दिया है ऐसा हमने पहली नहीं, चाहे खेती कर, हम मुआवजे की बात तो आप मुआवजे की बात तो ये लोग आपके सामने अभी बता देंगे कि किस ढंग से इनको मुआवजा मिला है। यहाँ जो गेहूं की फसलें खराब हुई उसका 1 पैसा मुआवजे के रूप में नहीं मिला। नरमा, कपास और ग्वार की खेती करने वाले किसान हमारे इस इलाके के। आज सरकार की तरफ से घोषणा तो सितंबर में हुई थी कि हम आपको मुआवजे के रूप में 12-12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। नई फसल की बुआई होगी, गेहूं में कोर हमारे कहते हैं जो पहला पानी लगता है, वो भी लोगों ने लगा दिया। अब तक 1 नया पैसा मुआवजे के रूप में किसी किसान को नहीं मिला। जब मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछा था कि आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया अब तक, तो वित्त मंत्री जी खड़े हो गए, रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, वो कहने लगे कि हम आज गिरदावरियाँ करा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने ये बात कही। मैंने उनसे पूछा कि आप किसान के घर में पैदा हुए हैं क्या? उन्होंने कहा मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे बड़ी हैरानी तब हुई जब उसने हाँ भरी इस बात की। आप ये देखिए कि किसान का बेटा अगर होता, कभी खेत जा कर के देखा होता, तो फिर मान करके चलो सितंबर में जब फसलें खराब हो रही थी तभी गिरदावरी करवाते और तभी उसकी राशि तय कर देते कि कितना पैसा किस किसान को दिया जाएगा। आज नई बिजाई होगी, आज 1-1 पानी लग गया फसल के अंदर, कोर लगा दी गई। अब वो कहते हैं गिरदावरी कराने। अब क्या गेहूं की गिरदावरी करा रहे हैं क्या?
जो गिरदावरी कपास की होनी थी, गवार की होनी थी, वो तो करवाई नहीं, और अब नई गिरदावरी की बात करते हैं। जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमें किसान को किसी प्रकार का करप्शन बिल्कुल खत्म कोई एक कर दिया मुआवजा है दे। उन्होंने। अब जहाँ तक करप्शन का सवाल है, वो कहते हैं हमने ख़त्म कर दी। गेहूं का, इसका जो धान का घोटाला हुआ, हमने हाउस के अंदर भी और हाउस से पहले मुख्यमंत्री से मिलकर कहा था कि किसान की जेब पे डाका पड़ा है। ये पहली दफ़ा हुआ है इस उसकी जांच प्रदेश। करवा रहे हैं वो। नहीं, ये पहली दफ़ा इस प्रदेश के अंदर है कि किसान की फसल का 200 रुपया क्विंटल सीधा सीधा ले लिया गया, और ये कह के ले लिया कि अगर नहीं दोगे तो अपना धान उठा करके ले जाओ। हमने जब कहा कि इसकी जांच कराओ, तो कहते हैं कि हम इसकी जांच करवा देंगे। किससे कराएंगे जांच? जांच केवल इस बात की करा रहे हैं वो लोग कि जो खरीदार है, जो मिलर है, उसका स्टॉक चेक कर रहे हैं। अब उसके स्टॉक के अंदर 1509 किस्म का धान गया कि नहीं गया, इस बात की जांच नहीं हो रही। अब उसने ला करके अपना 1509 की खरीद की जगह मोटा धान ला करके उसने अपने गोदाम में भर दिया। केवल गोदाम की बोरियां गिन रहे हैं, वहाँ धान की किस्म नहीं देख रहे। लेकिन सर सवाल बड़ा ये है, प्रतिपक्ष के नेता हैं आप, अगर आप ही की बात करें, आपकी जो पार्टी है, आप लोग हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, सब एक आक्रामक तौर पे देखे जाते हैं, माने जाते हैं कि अगर बुराई या गलत काम की कोई बात है उसको उठाएंगे तो आप बड़े ज़ोर से उठाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ दबाव में है, मतलब विपक्ष की जो भूमिका है वो इतनी मजबूती के साथ सामने नहीं आ रही है। अब ये किसानों का मुआवजा नहीं मिलता रहा, या स्थिति ये है जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो धान का घोटाला है, लेकिन सरकार मनमानी कर रही है और आप करने दे रहे हैं। नहीं, हमने इसके लिए बाकायदा तौर पे मुख्यमंत्री से मिले भी थे और हाउस में भी पुरजोर इस बात को हमने उठाया था। और अब हम जो है हमारी पार्टी की तरफ से इसके लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, और हम बहुत जल्दी कोर्ट में जाएंगे और हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि सारे मामले की जांच कराई जाए। जहाँ तक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात है, आज अगर प्रदेश में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत और कठिनाई किसी व्यक्ति के सामने आई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी के साथ सरकार के सामने जाकर के उसका विरोध किया, चाहे विधानसभा थी और चाहे विधानसभा के बाहर की बात है। और ना केवल विरोध, बल्कि आज 23 तारीख से लेकर के लगातार अब तक हमारी पार्टी की तरफ से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की तरफ से धरने दिए जा रहे हैं। वो धरना जो और पंचकूला में दिया जा रहा है, हम धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक किसान का बढ़ा हुआ किसान का नहीं, इस प्रदेश के हर उपभोक्ता का बढ़ा हुआ बिजली का रेट सरकार वापस नहीं ले लेगी। हम सरकार को इस बात के लिए मजबूर और बाध्य कर देंगे कि उनको ये रेट वापस लेने पड़ेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव के लोग इस बात का फैसला करने जा रहे हैं। सामूहिक रूप से गांव इकट्ठे होकर के बिजली के बिल जला रहे हैं और ये फैसला ले रहे हैं कि हम तब तक बिल नहीं भरेंगे जब तक सरकार इनको वापस नहीं ले लेगी। जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान ही नहीं हो कि रेट बिजली के बढ़ा करके कैसे उपभोक्ताओं को आप परेशान करने जा रहे हो। हम मुख्यमंत्री से मिले थे, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप उन लोगों से बिल ले लो जो आपके बिल नहीं भर रहे हैं, लेकिन आप उन उपभोक्ताओं को क्यों परेशान कर रहे हो जो रोज़ाना अपना बिजली का बिल अदा करने का काम करते हैं। वो कहने लगे हमारी मजबूरी है, आज घाटा बढ़ गया है, आज कर्जा बढ़ गया है। मैंने उनसे कहा कि क्या कर्जा आप हमारे से वसूल करोगे? अगर आपने कर्जा वसूल करना है तो आप सारे सिस्टम को ठीक करें। सिस्टम को ठीक करने के बजाय आप लोगों पे थोपने का काम कर रहे हो। इस तरह के फैसले पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी इन्होंने लिए। इससे पहले जो पंचायतों को लेकर के फैसला लिया कि पंचायत के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पंच और सरपंच चुना जा सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें चलो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी, लेकिन आप ये मान करके चलो ये जनता के हित की बात नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होगी, लेकिन जिस ढंग से आज लोगों के साथ लोगों के विरोध ये फतवा जारी किया गया है, लोग इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में टिका करके लेगी, तसल्ली करा देगी। चलिए एलनाबाद की बात कर लेते हैं। लगातार करीब 10 साल के करीब आपको चुनती आ रही है, लेकिन एलनाबाद की हमने जिस तरह से जायज़ा लिया, यहाँ स्थिति चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे बेरोज़गारी की बात कर लें और चाहे पानी की बात कर लें, जो बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, किसान की तो बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ। लेकिन 10 बरस आपकी भी सरकार यहाँ रही है, आपका गढ़ माना जाता है, ये स्थिति क्यों नहीं सही हुई? एलनाबाद की बात करें, हमारी जब गवर्नमेंट थी तब लोगों के सामने ये समस्याएं नहीं थी। आज ये समस्याएं इसलिए है कि आज इन्होंने मुझे चुन करके भेज रखा है।
इसलिए सरकार इन लोगों से बदला ले रही है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और चाहे अब ये खट्टर साहब की सरकार है। आज लोगों की जो समस्याएं और दिक्कतें हैं, मैं इनको विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से सरकार के सामने रखता हूं। और आज जो है, बजाय ये सब चीज़ें ठीक करने के, केवल और केवल पेपरों में ये दर्शाने की कोशिश करती है कि आपकी पत्र मिला, आपकी चिट्ठी मिली, उसके बाद हमने यहाँ पे इस अधिकारी को भेजा, इस अधिकारी को भेजा। अब वो अधिकारी आए कि नहीं आए, लेकिन लोगों के सामने दिक्कतें आज बढ़ती जा रही है। आज ऐसी हालत है, मेरा जो इलाका है जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, ये सारा राजस्थान के बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। यहाँ केवल नहर के पानी की दिक्कत नहीं, बल्कि पीने के पानी की भी दिक्कत और किल्लत है। एक वक्त ऐसा था कि राजस्थान के लोग यहाँ से आकर के पानी लेके जाया करते थे। आज इन लोगों को मजबूर होकर के राजस्थान से पानी लेकर के आकर के पीना पड़ता है। ये सरकार की जिम्मेवारियां होती है कि अगर लोगों की कोई दिक्कत और कठिनाई हो तो उसको प्रायोरिटी पे दूर किया जाए, उसको ठीक किया जाए। सरकार तो ये दावे कर रही है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि दरअसल इस इलाके से क्योंकि ये चुने गए हैं इसलिए बदला ले रही है सरकार। और खट्टर सरकार जो लगातार भेदभाव की बात बीजेपी लगातार करती रही, यहां वो स्थिति दिख रही है कि भेदभाव बीजेपी सरकार भी कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एलनाबाद की जनता खुद अपने नुमाइंदे, खुद अपने विधायक, खुद अपने नेता से यहां की समस्याएं रखेगी और क्या कुछ वो समाधान देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप अपना काम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन लोगों के दिलों पे आज भी राज हमारा। फिर लोगों का भरोसा क्यों नहीं? लोगों का भरोसा आज भी हमारे ऊपर है। तो फिर सत्ता में क्यों नहीं? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला के साथ उनकी जनता है, उनसे रूबरू है, क्या कुछ समस्या है जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। हमारी सबसे बड़ी समस्या है गांव की घग्गर के पानी की। हमारे यहाँ घग्गर का पानी नहीं पहुँच रहा है। और दूसरी बड़ी समस्या है जी हमारे गांव में बुजुर्गों की पेंशन की, क्योंकि मैं बुजुर्गों की पेंशन बनवाता हूँ। इस सरकार में पेंशन नहीं बन रही जी। अब खट्टर सरकार ने नियम लागू कर दिया जी कि 42 साल लड़के की उम्र। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कह दें कि आप अपने लड़के की 42 साल उम्र दे दो, तो कहाँ से आएगी जी। इससे लिए हमारी आप आवाज़ बुलंद करने के लिए विधानसभा में ये मुद्दा उठाएं जी। हमारे यहाँ बुजुर्गों की पेंशन बनवाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए। जिनके पास तथ्य नहीं है, जिनका सबूत नहीं है आयु का, उनका मेडिकल जी करवाया जाए जी। इन्होंने जो पानी की बात कही है, ये भी सरकार की गलत सोच की वजह से आज इनको इस पानी की समस्या का इनके सामने ये दिक्कत आज खड़ी है। जब बारिश होती है, घग्गर में जब पानी पीछे से आता है तो हमारे यहाँ पे हेड बना हुआ है। उस हेड से अलग अलग कैनाल बना रखी है, अलग अलग कैनालों को पानी जाता है। अब की बार जब बारिश आई थी और जब पानी आया था तो घग्गर नदी पे जो हेड बनाया गया है उसके गेट उठा दिए गए। उसकी वजह से वो पानी आगे निकल गया, राजस्थान में चला गया। और उस पानी को राजस्थान में जाने की वजह से हमारे लोगों के सामने ये दिक्कत आ गई। ये जो जिस पानी की बात कर रहे हैं आज, यहाँ इस इलाके के लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमें भी कभी घग्गर का पानी मिलेगा। ये केवल 2000 से 2005 में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार थी, उस वक़्त ये नहरें निकाली गई और उसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े टिब्बे हुआ करते थे। यहाँ 50-50 फुट के टीले थे, एक टीले से दूसरे टीले पे जाने में लोगों को दिक्कत आती थी। आज वो सारे समतल हो गए और उसमें लोगों की खेती होनी शुरू होगी। लेकिन अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो आज इन लोगों के सामने ये दिक्कत नहीं आनी थी। मैंने इरिगेशन मिनिस्टर को भी कहा, मैंने चीफ मिनिस्टर के सामने भी ये बात रखी थी, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही थी। वो तो राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उसको राजी करने में लगे हुए थे। उन्होंने इसलिए गेट उठा दिए कि वो पानी राजस्थान में चला गया, लेकिन राजस्थान के लोगों को भी काम नहीं आया, वहाँ भी बेकार गया। दूसरी जो समस्या इन्होंने अपनी बताई बुढ़ापा पेंशन वाली, ये केवल इस गांव की समस्या नहीं। इस इशू पे हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए थे,
लेकिन सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया। इसलिए नामंजूर किया कि उस पर एक बड़ी बहस हो सकती थी, सरकार कटघरे में खड़ी हो रही थी। आज बुजुर्ग आदमी पेंशन लेने के लिए बैंक में जाता है और हमारे गांव की स्थितियां ऐसी है कि एक एक गांव से 15-15, 20-20 किलोमीटर पे बैंक बने हुए हैं। अगर बुजुर्ग बैंक से पेंशन लेने चला जाए और बैंक का मैनेजर कह दे कि तुम आज नहीं कल आना, तो मान करके चलो जितना पैसा पेंशन में मिलना है उतना पैसा उसको गाड़ी पे खर्च करना पड़ता है, पैदल जा नहीं सकता। महात्मा की दया हुई है हमारे मुख्यमंत्री पे, उसके कोई 42 साल का नहीं है, उसके तो सारे एक जैसे हैं उसके लिए। लेकिन समाधान क्या है अभय जी, समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही है। पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी थी और उन्होंने बुजुर्ग को एक मान और सम्मान दिया था, इसलिए 100 रुपये उसकी पेंशन करी थी कि बुजुर्ग के पास 100 रुपये अगर जेब में होगा तो उसके जो पोते पोती हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो उसको इज्जत के साथ इसलिए सारा दिन उसके साथ रहेंगे कि वो 100 रुपये की खुशबू उनको आती रहे, और वो इस प्रयास में रहेंगे कि इसके 100 में से 5, 7, 10 हमारे हाथ लग जाए, जिससे हम कोई टॉफ़ी ले ले, कोई गोली ले ले, कोई और छोटी मोटी चीज़ ले आए। ये एक इज़्ज़त दी गई थी। अब उस इज़्ज़त को इन्होंने इस ढंग से लोगों के बीच में ला करके खड़ा कर दिया कि आज बुजुर्ग बेइज्जत हो रहा है। पेंशन अगर देनी है सरकार ने तो गांव की पंचायत के पास भेज दे, इसमें क्या कौन ये सी दिक्कत समस्या आने है। वाली? इस तरह की स्थिति सरकार को सोचनी चाहिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं एक स्टूडेंट हूँ जी। हमें पढ़ने के लिए शिक्षा जाना पड़ता है, ना ही कोई बसों की सुविधा है और ना ही गांव के अंदर अच्छे टीचर्स हैं। इन्होंने, ये स्टूडेंट्स की बात आई है, इन्होंने अपनी सरकार के दौरान, सरकार बनने से पहले जो इनका मैनिफेस्टो आया हुआ है, जिसको ये शपथ पत्र कहते थे, उसमें इन्होंने घोषणा, उसमें ये लिखा था कि हमारी बच्चियों के लिए हम स्पेशल बसें लगाएंगे। आज ये मेल स्टूडेंट है हमारा, और जो हमारी बेटियां हैं, इसको अगर दिक्कत आ रही है तो फिर गांव की जो बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती है, उनके लिए, कॉलेज में पढ़ती है, उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत और कठिनाई होगी। गांव में बसने वाला व्यक्ति अपनी बेटी को बीए तक की पढ़ाई कैसे पूरी कराएगा? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान तो शुरू कर दिया, लेकिन उनकी जो समस्याएं और दिक्कत है उसका कोई समाधान नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से कोई सुझाव ऐसा सरकार को दिया गया? कितने सुझाव दे दे, सुझाव सुनने वाले लगते हैं आपको? आप भी वही बात कर रहे हैं, बीजेपी बातें बड़ी अच्छी करती है लेकिन ज़मीन पे कुछ दिखता नहीं है। ये स्थिति फिर एक बार प्रतिपक्ष के नेता हैं बीजेपी पर यही आरोप लगा रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। यहाँ जमाल गांव में +2 का स्कूल है जी। किसी भी विषय का यहाँ मतलब टीचर नहीं है। हम उपायुक्त महोदय के पास कई बार गए हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई सुनाई नहीं की। ये ना यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, ना यहाँ कोई ITI है, कुछ नहीं है। इन 10 साल में यहाँ मतलब सिवाय समस्या के कुछ नहीं है जी। अबे जी, ये गांव तो हमेशा से आपके साथ रहा है, बड़ा गांव है, 7000 वोट हैं यहाँ। मतलब शिक्षा जैसी जो बुनियादी ज़रूरत है वो होनी चाहिए, कॉलेज नहीं है, कॉलेज होना चाहिए हिसाब से, और जो +2 तक स्कूल है उसमें टीचर ही नहीं है। कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सबसे पहले जो टीचर्स की दिक्कत है, अब +2 का स्कूल बना दिया गांव में, सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे, कैसे करेंगे? फिर रिजल्ट जो आज 30-35% आया है, शिक्षा में अगर सुधार होता, अगर स्टाफ पूरा होता, अगर स्कूल की हालत ठीक होती, तो फिर मान करके चलो 35% रिजल्ट नहीं आता प्रदेश का, फिर रिजल्ट आपका 80-90% पे जाकर के खड़ा होता कहीं ना कहीं। ये केवल सरकार के भाषण देने से या कहीं अखबार में ये खबर छपवाने से मान के चलो कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक इन सब चीज़ों का जो दिक्कत और कठिनाइयाँ हैं इनको दूर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चल पाएगा। इनकी समस्या बिल्कुल ठीक है, बड़ा गांव है, 6-7 हज़ार वोट है यहाँ पे, बड़ी आबादी है गांव की। एक स्कूल नहीं, यहाँ 2 स्कूल की ज़रूरत है, लेकिन एक का स्टाफ पूरा कर दे तो कम से कम यहाँ के बच्चे तो पढ़ लें। यहाँ के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में ना जाएं। अबे जी कह रहे हैं कि दरअसल बड़ा गांव है, जमाल गांव में जनता दरबार लगा हुआ है। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है कि शिक्षा के स्तर में उन्होंने सुधार किया है, लेकिन यहाँ स्थिति ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाई देती है। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हाँ, विधायक जी, मैं एक किसान हूँ। हमारे गांव में पानी की समस्या सबसे बड़ी है, जिसमें हम राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ते हैं।
तो हमारी 2 नहरें लगती हैं जी, एक कुत्याना माइनर और एक जमाल माइनर। टाइल पर पानी पीने के लिए भी नहीं आता है। जमींदारों को खेतों में डानी है तो 1000 रुपये 500 रुपये टैंकर के देने पड़ते हैं। इन 10-11 सालों में ये बुरी स्थिति है जी। अब ये स्थिति है, ये तो पानी की बात मैंने पहले भी कही, ये केवल इस गांव की नहीं, मेरा सारा इलाका जो है इसमें कम से कम भी मेरे यहाँ पे 84 विलेजेस हैं, इनमें से 35-36 गांव ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं। एक वक्त था कि राजस्थान के लोग हमारे यहाँ से पानी लेके जाया करते थे पीने का। आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि सारा दिन राजस्थान से पानी लेकर के आते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमने अभी 50 ये बात नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि टेल से अरे टेल मैं तक हम ये पानी बात पहुंचा इसलिए देंगे। कह रहा हूँ आपको कि मंत्री ने ये बात विधानसभा में कही कि मेरे पास सेल्फी आती है और अब तक 3200 सेल्फी आ गई है, 3200 टेल पे पानी जा चुका है। और हालत टेल वालों की ये है कि इनके 2 नहर हैं, दोनों में से एक भी नहर में पानी नहीं चल रहा। तो जब तक टेल पे पानी नहीं आएगा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सीएम साहब कह रहे हैं कि अगले साल तक जो टेल्स टू टेल पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति होगी कि सबको पानी मिलेगा। ये कोई नया जादू सीख के आएगा क्या मुख्यमंत्री हमारा? पानी तो ये मान के चलो कि जब पीछे से पानी आप अपने हिस्से का पूरा लेकर के आओगे, नहरों की सफाई कराओगे, तब जा कर के टेल पे पानी पहुंच पाएगा। लगातार लोग यहाँ समस्याएं उठा रहे हैं और जो सरकार के दावे जो चंडीगढ़ में बैठकर आप लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी हकीकत क्या है यहाँ सामने आ रही है। जी रखिए अपनी बात। हेलो जी, नमस्कार। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी युवाओं को रोज़गार की है। जी हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। अबे जी ये बड़ा सवाल है। सरकार तो आपकी भी रही, आपका इलाका रहा, ये अब तक मतलब एलनाबाद में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि रोजगार के लिए खास करना आप लोगों की तरफ से कुछ हुआ। हमारे वक्त के अंदर 100% जो मेरिट पे आने वाले बच्चे थे उनको रोजगार मिले। ये वो बच्चा समस्या उठा रहा है जिसकी उम्र अब इन पिछले 2-4-5 साल में रोजगार के लायक हुई है। नहीं, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी दी जा सकती है। सबको हमने उद्योग हमने कोई हमने उद्योग के हम ये नहीं स्तर कहते पर कोई रोजगार इंडस्ट्री के स्तर हम पर ये कुछ- नहीं कहते कि हमने सबको कोई सरकारी नौकरी लगा दिया, लेकिन हमारे वक्त के अंदर मान करके चलो आप कि हमने अपने जो बच्चे जिन्होंने बीए पास की थी, जो उस वक्त में 12th जिन्होंने पास करी थी, जिनको रोज़गार नहीं मिला था, जो नौकरी नहीं लग पाए थे, हमने उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया था ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें, कोई छोटा मोटा अपना काम कर सकें। इस सरकार ने ये कहा था कि हम आपके लिए 5 लाख नौकरियों का बंदोबस्त करेंगे। 1 वर्ष हो गया, अब तक एक व्यक्ति के लिए भी कोई नौकरी इन्होंने नहीं निकाली ताकि कोई एक बच्चा भी लग सके। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, आज रोज़गार के मामले में हमारी इंडस्ट्रियल रोज़गार मिलता है जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है। वही बात कह रहे हैं हाँ, सर कि आप और लोगों की सुनो ना, सरकार अब भी ये थी तब आगे तब ने एलनाबाद की जनता का ख्याल आप लोगों ने नहीं किया। आप पहले सुनो तो सही ना, जी। आप सुनने को तैयार नहीं। आप एक आंकड़ा उठा करके देखें, 2000 से 2005 में हमारे वक्त में हरियाणा की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो बहुत बड़ी थी। हम उस वक्त में नंबर 2 और 3 पे आते थे। लेकिन अभय जी ये बात सरकार उठती है, ये सरकार सुनो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष में 10 से 12 दफ़ा विदेशों के भ्रमण करके आया था, एक नई इंडस्ट्री नहीं लेकर के आ सका था। इसी तरह हमारा मुख्यमंत्री भी विदेशी दौरा करके आया और ये कह रहा था कि मैं 10,000 का निवेश लेकर के आऊँगा। हाँ वो अब भी कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगा। अब तक एक नया पैसा नहीं आया। उनको आप ये बात जरूर पूछना कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, अभय क्या जी, तरीका बड़ा है। सवाल उठता है कि आप लोगों ने काम किया, आप जमीनी नेता हैं, राजनीति की धुरी माने जाते हैं, लेकिन फिर ये 15 साल जो विपक्ष में, ये क्यों, फिर क्यों? क्या आप अपना काम जनता तक नहीं पहुंचा पाए? हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन लोगों के दिलों पे आज भी राज हमारा है। फिर लोगों का भरोसा क्यों नहीं? लोगों का भरोसा आज भी हमारे ऊपर है। जी, तो ये फिर तो सत्ता आप में क्यों नहीं? सत्ता में हम इसलिए नहीं आ सके अब की बार तो कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का नाम का जहर बहुत बुरी तरह से लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ था, लेकिन 1 वर्ष में वो जहर पानी बन करके नीचे आ गया। अभय सिंह चौटाला लगातार अपने जनता दरबार में जो कोशिश, जो यहाँ की समस्या है इलाहाबाद की, इन्होंने कहा है
कि विपक्ष के नाते उन्हें सरकार तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। और अभय सिंह ने ये दावा किया है कि सरकार का अगर इसी तरह से रवैया रहा तो इतनी बुरी स्थिति होगी कि उनका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। और इस खास पेशकश में इतना ही। फिर आपके नुमाइंदे के साथ म्हारा नेता आपका मंच फिर सजेगा, आपकी बात रखी जाएगी, आपके नुमाइंदे से आपके सवाल लिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।